नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। आज हम बात करेंगे आईपीओ की यहाँ पे कैटेगरीज के बारे में। यहाँ पे कौन से टाइप की कैटेगरीज होती है वो इस वीडियो के अंदर जानेंगे, तो वीडियो यहाँ पे एंड तक जरूर बने रहेगा। अगर आप यहाँ पे आईपीओ में अप्लाई करते हो और या फिर आप यहाँ पे बिगिनर स्टॉक मार्केट के अंदर है आईपीओ के अंदर, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत काम करने वाला है। तो वीडियो यहाँ पे एंड तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं आईपीओ में कौन से टाइप की कैटेगरी थी, उसके बेसिक देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक यहाँ पे होती है रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी, जिसको हम आरआई बोलते हैं। दूसरा होता है यहाँ पे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की कैटेगरी, जिसको हम यहाँ पे एचएनआई या फिर एनआई बोलते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसके अलावा जो कैटेगरी होती है वो शेयर होल्डर कोटा की होती है। इसके अलावा यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर के लिए अलग से एक कोटा होता है और एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे अलग से हमें कैटेगरी देखने मिल जाती है। तो इसे अलग अलग टाइप के 5 टाइप की हमें यहाँ पे कैटेगरी देखने मिल जाती है। कोई भी आईपीओ जब आप यहाँ अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपको यहाँ पे 5 टाइप की कैटेगरी देखने मिल जाएगी। कई के अंदर यहाँ पे शेयर होल्डर कोटा या फिर एम्प्लॉय कोटा नहीं भी होता और कई के अंदर होता भी है, या कई के अंदर ये सिर्फ शेयर होल्डर देखने मिलता है, कई के अंदर सिर्फ हमें एम्प्लॉय देखने मिलता है। तो ऐसे वेरिएशन अलग अलग टाइप की होती है, पर जनरली यहाँ पे रिटेल, एचएनआई और एंकर इन्वेस्टर हमें हर आईपीओ के अंदर देखने मिल जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे सबके बारे में इन डिटेल के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर के बारे में। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर है वहाँ पे हम 2 लाख तक की बिड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमने जनरल देखा जो भी मेन बोर्ड आईपीओ होते हैं, जो भी जनरली बड़े साइज के आईपीओ होते हैं, उसमें जो मिनिमम अमाउंट होती है वो 10 से 15 हज़ार के आसपास होती है। नहीं, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो फिर आप यहाँ पे 10 से 15 हज़ार के बीच में जो भी यहाँ पे फिक्स है उसके लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो वहाँ से लेके 15 हज़ार से लेके अगर आप यहाँ पे 2 लाख तक अप्लाई करते हो तो फिर आप यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में यहाँ पे कंसिडर किए जाते हो। अगर 2 लाख से ऊपर की बिड में आप अप्लाई कर देते हो तो फिर वहां पे आप रिटेल इन्वेस्टर नहीं कहलाते। अगर बात करें यहाँ पे बिडिंग एट कट ऑफ प्राइस इज अलाउड, यहाँ पे हम कट ऑफ प्राइस पे अलाउड कर सकते हैं। ये ज़्यादा वैसे काम का नहीं, क्योंकि जनरली जो भी आईपीओ लिस्ट होते हैं वो यहाँ पे हायर प्राइस बैंड पे होते हैं। जैसे कोई भी आईपीओ होता है वहाँ पे हमें प्राइस बैंड देखने मिलती है, जैसे 100 से लेके यहाँ पे 105 का कोई यहाँ पे प्राइस बैंड रखी जाती है। पर जनरली जो यहाँ पे लिस्टिंग होती है वो यहाँ पे हायर प्राइस बैंड पे होती है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ होता है वो यहाँ पे हायर प्राइस बैंड होता है। जो भी प्राइस पे आईपीओ यहाँ पे फाइनल होगा वो यहाँ पे कट ऑफ प्राइस होती है। तो रिटेल इन्वेस्टर के अंदर यहाँ पे हमें कट ऑफ प्राइस के अंदर ही यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि हम नेट बैंकिंग से अप्लाई करें या फिर यूपीआई से अप्लाई करें तो हमें ये ऑप्शन देखने मिल जाता है। और रिजर्वेशन यहाँ पे 35% का हमें यहाँ पे रिजर्वेशन देखने मिलती है, पर कई आईपीओ में हमें 10% का रिजर्वेशन भी देखने मिलती है। जैसे यहाँ पे कोई एक आईपीओ जो 1000 करोड़ का है तो वहाँ पे हमें यहाँ पे 350 करोड़ पे रिटेल के लिए रखे जाते हैं। और कई आईपीओ जो जैसे स्टार्टअप है या फिर लॉस मेकिंग कंपनी है उनके लिए यहाँ पे 10% की अलोकेशन देखने मिलता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा दूर रखा जाता है, क्योंकि वो कंपनी यहाँ पे लॉस मेकिंग होती है तो उसके लिए 10% देखने मिलता है। और अगर यहाँ पे हम बात करें अलॉटमेंट सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे अगर 100 शेयर है और अगर यहाँ पे 100 लोगों ने यहाँ पे बीट लगाई है तो फिर सबको यहाँ पे एक शेयर मिल जाएगा। अगर यहाँ पे 100 शेयर अवेलेबल है और 50 लोगों ने बीट लगाई है तो फिर सबको जितना भी शेयर के लिए अप्लाई किया उन सबको वहाँ पे फुल अलॉटमेंट हमें मिलते हुए देखने मिल जाती है। पर कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे 100 शेयर होते हैं और उसके सामने यहाँ पे 200 शेयर की बीट आ जाती है, 300 शेयर की बीट आ जाती है, तो फिर वहाँ पे हमें लॉटरी सिस्टम के बेस पे यहाँ पे अलॉटमेंट होते देखने मिलता है। जैसे अगर यहाँ पे आईपीओ के लिए यहाँ पे 100 शेयर है और यहाँ पे 200 शेयर का है तो फिर हर 2 में से एक जने को हमें यहाँ पे अलॉटमेंट होते देखने मिलेगा। वो यहाँ पे कंप्यूटराइज होता है, यानी अगर यहाँ पे जो कंप्यूटर होता है वो यहाँ पे चूज करता है। अगर 200 लोग का डेटा डाला तो उसमें से 100 लोग को यहाँ पे चूज किया जाता है। तो जो लॉटरी बेसिस पे यहाँ पे हमें अलॉटमेंट होते हुए देखने मिल जाता है। और यहाँ पे हमें सिर्फ 2 लाख तक की अलॉटमेंट बीट लगा सकते हो। पर अगर 2 लाख से ऊपर की बीट लगानी हो तो इसके लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर की कैटेगरी यहाँ पे अवेलेबल होती है, एचएनआई और एनआई जिसे बोलते हैं। इसके अंदर आप 2 लाख से ऊपर की बिड लगाते हो तो फिर आप एचएनआई कैटेगरी के अंदर कंसीडर हो जाते हो। इसमें भी यहाँ पे 2 टाइप हमें देखने मिलते हैं, एक होता है यहाँ पे स्मॉल एचएनआई और एक होता है हमें यहाँ पे बिग एचएनआई। स्मॉल एचएनआई हमें 2 लाख से 10 लाख तक की बिड लगाई तो फिर आप यहाँ पे स्मॉल एचएनआई में कंसीडर किए जाएंगे। अगर आपने यहाँ पे 10 लाख से भी ऊपर की बिड लगाते हो बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर यहाँ पे आप कंसीडर किए जाओंगे। और यहाँ पे जो रिजर्वेशन होता है 15% का हमें यहाँ पे रिजर्वेशन देखने मिलता है। नहीं कि अगर 1000 करोड़ का यहाँ पे आईपीओ होगा तो 150 करोड़ हमें यहाँ पे एनआई एचएनआई के लिए यहाँ पे देखने मिल जाएगा। और यहाँ पे जो अलॉटमेंट प्रोसेस होती है वो यहाँ पे भी हमें सिर्फ लॉटरी बेसिस पे ही होते हुए देखने मिलती है। पहले यहाँ पे प्रोपोर्शनल बेसिस पे होती है, पर अभी यहाँ पे हमें लॉटरी बेसिस पे अलॉटमेंट होते हुए देखने मिल जाती है। तो फिर यहाँ पे अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है और आपको यहाँ पे बड़ी अमाउंट के लिए बीट लगानी है तो फिर आप एचएनआई कैटेगरी के अंदर से बीट लगा सकते हो, अगर आपको यहाँ पे आईपीओ के अंदर कॉन्फिडेंस हो तो। फिर इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं शेयर होल्डर कोटा होता है। शेयर होल्डर कोटा के अंदर ऐसा होता है इन्वेस्टर हु होल्ड शेयर्स ऑफ पेरेंट कंपनी बिफोर द रिकॉर्ड डेट, यानी अगर कोई कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है और उसका कोई पेरेंट कंपनी यहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड है तो वहाँ पे कई बार हमें यहाँ पे शेयर होल्डर कोटा देखने मिलता है। शेयर होल्डर कोटा हर आईपीओ के अंदर में नहीं देखने मिलता, जनरली कई आईपीओ के अंदर देखने मिलता है। जैसे हमें
लास्ट टाइम देखा था बजाज के अंदर हमें यहाँ पे देखने मिला था, एनटीपीसी के अंदर हमें देखने मिला था, तो कई सारे आईपीओ होते हैं। टाटा के अंदर हमें देखने मिला, तो कई सारे आईपीओ के अंदर हमें शेयर होल्डर कोटा देखने मिलता है क्योंकि उनकी पेरेंट कंपनी यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट होती है। तो उसके अंदर अगर आपको यहाँ पे रिकॉर्ड डेट से पहले अगर आपके पास उस कंपनी के शेयर है, अगर आपके पास एक शेयर होगा या फिर आपके पास 10 शेयर हो या फिर 100 शेयर हो या 1000 शेयर हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। मिनिमम अगर आपके पास एक शेयर है रिकॉर्ड डेट से पहले, यानी रिकॉर्ड डेट के दिन अगर उनके बुक्स के अंदर आप यहाँ पे इन्वेस्टर के अंदर आते हो तो फिर आप यहाँ पे शेयर होल्डर कोटा के लिए पे एलिजिबल हो जाते हो। और रिकॉर्ड डेट जो होती है वो जनरली आरएचपी फाइल की डेट होती है। तो आरएचपी फाइल होने से पहले अगर आपके अकाउंट के अंदर यहाँ पे शेयर है तो फिर आप यहाँ पे शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और इसकी यहाँ पे खासियत ये है कि फिर इसके अंदर आप रिटेल के साथ साथ यहाँ पे शेयर होल्डर कोटा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। शेयर होल्डर कोटा प्लस रिटेल भी अप्लाई कर सकते हो, शेयर होल्डर कोटा प्लस यहाँ पे एचएनआई भी अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होती है वहाँ पे 2 लाख तक की होती है। पहले यहाँ पे प्रोपोर्शनल बेसिस पे होती है, यहाँ पे कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं थी, पर बाद में यहाँ पे थोड़ी हमें लिमिट कर दी गई और यहाँ पे 2 लाख तक मैक्सिमम लिमिट डाल दी गई ताकि यहाँ पे हर कोई यहाँ पे शेयर होल्डर कोटा के लिए अप्लाई कर सके। कई बार ऐसा होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा वो बहुत बड़ी अमाउंट डाल के वहाँ पे शेयर होल्डर कोटा के अंदर मैक्सिमम शेयर ले जाते थे, इसीलिए यहाँ पे 2 लाख की बिड डाल दी गई है। 2 लाख यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट डाल दी गई ताकि यहाँ पे सबको मौका मिले शेयर होल्डर कोटा के लिए। और यहाँ पे आल्सो अप्लाई इन रिटेल एंड एचएनआई सेपरेटली। इसके अलावा अगर आप एम्प्लॉय हो तो फिर भी यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो शेयर होल्डर कोटा के साथ साथ। इसके अलावा अगर नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो वहाँ पे एंकर इन्वेस्टर की रहने वाली है। एंकर इन्वेस्टर यानी कि लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, एफआईस होते हैं, वो यहाँ पे एंजल इन्वेस्टर के अंदर आते हैं, जो यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर है। यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल अलोकेशन ऑफ एंकर इन्वेस्टर इज नॉट एक्सीड 60% ऑफ द क्यूआईबी रिजर्वेशन एंड 30% ऑफ टोटल आईपीओ साइज। यानी अगर कोई आईपीओ यहाँ पे 1000 करोड़ का है तो मैक्सिमम यहाँ पे 30% का अलोकेशन मिलेगा। और यहाँ पे जो टोटल क्यूआईबी का पोर्शन होता है उसका यहाँ पे 60% तक यहाँ पे हमें एंकर इन्वेस्टर को जाते हुए देखने मिलता है। और यहाँ पे जो एंकर इन्वेस्टर होते हैं उनको यहाँ पे एक दिन पहले, यानी पब्लिक इश्यू जहाँ पे ओपन होने वाला है उससे एक दिन पहले यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को यहाँ पे शेयर अलॉट जाते हैं, वो भी फिक्स प्राइस के ऊपर। और ईच इन्वेस्टर को यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो यहाँ पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो काफी बड़ा होता है और हमको एक फिक्स प्राइस पे यहाँ पे उनको बीड लगानी होती है। अगर यहाँ पे बात करें हम लॉक इन पीरियड की तो यहाँ पे 30 डेज फॉर 50% ऑफ शेयर। तो जैसे कि यहाँ पे अगर 1000 शेयर्स है तो उसमें से जो उनके जो 500 शेयर्स है वो यहाँ पे 30 दिन बाद बेच सकते हैं और बाकी के जो 500 शेयर है वो उनको 90 डेज के बाद वो यहाँ पे बेच सकते हैं। तो फिर यहाँ पे हमें लॉक इन पीरियड देखने मिलता है। इसके लिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे प्राइस के अंदर स्टेबिलिटी हमें देखने मिलती है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बड़ी चंक ऑफ मनी उठाया होता है और वहाँ पे वो लिस्टिंग डे के दिन नहीं बेच सकते। तो लिस्टिंग डे के दिन वहाँ पे प्राइस में थोड़ी स्टेबिलिटी आती है। जहाँ पे जो एंकर इन्वेस्टर होते हैं वहाँ पे इशू चालू होने से एक दिन पहले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो उससे यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर और एचएनआई इन्वेस्टर भी अट्रैक्ट होते हैं कि उनको भी यहाँ पे कॉन्फिडेंस आता है कि यहाँ पे बड़े म्यूचुअल फंड्स और बैंक ने भी इस आईपीओ के अंदर पैसे लगाए, तो वो यहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं रिटेल और एचएनआई कैटेगरी को। तो यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर का भी काफी ज्यादा हिस्सा होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय कैटेगरी भी हमें देखने मिल जाती है। कई आईपीओ में अंदर यहाँ पे एम्प्लॉय कैटेगरी देखने मिल जाती है। एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर जो भी वर्किंग फॉर द कंपनी या फिर उनकी सब्सिडियर है तो वो यहाँ पे जब भी आईपीओ लेके आती है तो फिर वो यहाँ पे आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए, अगर उन्हें यहाँ पे अलग से एक कोटा रखा गया है। कई आईपीओ के अंदर ऐसा होता है कि जो उनके एम्प्लॉयज होते हैं उसके लिए यहाँ पे अलग से कोटा रखते हैं, उनकी सब्सिडियर कंपनी होती है उसके जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे हमें एम्प्लॉय के कोटा हमें देखने मिल जाता है। और इसके अंदर ऐसा होता है जो रिकॉर्ड डेट है उससे पहले यहाँ पे एम्प्लॉय वो यहाँ पे पेरोल के अंदर होना चाहिए। और सेबी यहाँ पे 5% का अलोकेशन साइज देती है यहाँ पे एम्प्लॉय कैटेगरी लिए, यानी यहाँ पे टोटल आईपीओ साइज अगर 1000 करोड़ का है तो 50 करोड़ हमें यहाँ पे एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए यहाँ पे मिल सकते हैं। पर हर आईपीओ के अंदर यहाँ पे एम्प्लॉय के लिए कैटेगरी नहीं होती, पर कई आईपीओ के अंदर हमें एम्प्लॉय के लिए कैटेगरी देखने मिल जाती है। द एग्जैक्ट परसेंट पर यहाँ पे वेरीज करता है, जरूरी नहीं यहाँ पे एग्जैक्ट 5% हो, कई बार यहाँ पे कम भी हो सकता है और थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, वो यहाँ पे हमें आरएचपी के अंदर मेंशन देखने मिल जाता है। और कई बार यहाँ पे हमें एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट भी देखने मिल जाता है। एम्प्लॉय ऑफन गेट डिस्काउंट यूजुअली 5 to 15% ऑफ द इश्यू प्राइस, यानी अगर 100 रुपये पे कोई आईपीओ प्राइस आया तो फिर यहाँ पे कई बार हमें देखने मिलता है कि 10 रुपये या 5 रुपये हमें डिस्काउंट देखने मिल जाता है जो भी एम्प्लॉय उनके लिए, तो वो यहाँ पे एक स्पेशल बेनिफिट देखने मिल जाता है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो उसका अगर आईपीओ आता है मेन बोर्ड के अंदर तो फिर आपको यहाँ पे ये बेनिफिट देखने मिल सकते हैं। और एम्प्लॉय यहाँ पे
5 लाख तक की बीड लगा सकते हो, क्योंकि इनके लिए यहाँ पे अलग से कोटा, तो मैक्सिमम देख सकते हैं 5 लाख की बीड यहाँ पे हमें लगने मिल सकती है। हमने यहाँ पे देखा शेयर होल्डर के अंदर भी हम सिर्फ यहाँ पे 2 लाख तक की बीड लगा सकते हैं, रिटेल के अंदर हम सिर्फ 2 लाख तक की बीड लगा सकते हैं, पर एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे 5 लाख तक की यहाँ पे बीड हमें देखने मिल जाती है। तो यहाँ पे इनके अलॉटमेंट के चांसेस भी हमें बढ़ते हुए देखने मिल जाते हैं। तो ये थे यहाँ पे आईपीओ की कैटेगरीज के बारे में। आशा करते हैं आपको वीडियो से कुछ जानने मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।